नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 2 फरवरी को मना वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रखी गई थी। भारत में 4 नई रामसर साइट्स की हुई घोषणा। यूनियन बजट 2025-26 हुआ पेश। निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट। विकसित भारत को किया गया परिभाषित। और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और मैक्सिको पर लगाया टैरिफ। फेनेटाइल की अवैध आपूर्ति को बताया जिम्मेदार। यूएसए में नशे के लिए जिम्मेदार है चीन। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले जरूरी सूचना यह है कि स्टडी आईक्यू की टीम ने अपना संपूर्ण बैच लॉन्च किया है और संपूर्ण बैच में 3 प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। लेकिन अभी चल रहा है इस कोर्स को खरीदने का एक शानदार मौका। आप गोल्ड के रेट में यानी गोल्ड में एडमिशन लेके उसे प्लैटिनम में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आप आज रात 12 बजे तक गोल्ड प्लान लेते हैं, एडमिशन लेते हैं गोल्ड बैच में, तो उसे अपग्रेड करके प्लैटिनम बैच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, आपको बस आज रात 12 बजे से पहले गोल्ड में एडमिशन लेना होगा, जिसे ऑटोमेटिकली प्लैटिनम प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जो लिंक पिन किया गया है उस पर क्लिक करना है। बाय नाउ ऑप्शन में जाकर ऑफर अवेलेबल वाले सेक्शन में जाइए। वहां आप SIQH या फिर अमृत लाइव कोड डालकर अप्लाई कर सकते हैं उसको। इसके बाद जब आप गोल्ड कोर्स को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो 19,999 रुपये का हो जाएगा। इसमें एडमिशन लेने पर यह प्लैटिनम कोर्स में अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि एडमिशन कैसे लें या तकनीकी तौर पर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर, गोल्ड लिखकर amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और मेक श्योर करेगी कि आपकी कोर्स में आपकी सीट कंफर्म हो। याद रखिए कि ये मौका आज रात 12 बजे तक ही है। बीते 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इस दिन को मनाने की वजह है कि साल 1971 में इसी दिन द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं, उसे अपनाया गया था। यह संधि लागू 1975 में हुई थी। आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। यह संधि आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिक महत्व को संरक्षित करने के सबसे पुराने अंतर सरकारी समझौतों में से एक है। 2025 के आर्द्र भूमि दिवस के मौके पर भारत की 4 वेटलैंड साइट को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है और इसके बाद भारत में कुल रामसर साइट्स हो गए हैं 89। इन 4 साइट्स में सक्कारा कुट्टई पक्षी अभयारण्य और थरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वहीं सिक्किम में खेचोपलरी वेटलैंड है और झारखंड में उधवा झील स्थित है। इसके साथ ही भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हो गई हैं। इनकी संख्या हो गई है अब 20। उसके बाद 10 स्थल के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। सिक्किम और झारखंड से पहली वेटलैंड्स को इस सूची में जगह मिल गई है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से गुजरात में इसका सबसे ज्यादा एरिया है। किसी साइट को रामसर स्थल होने के लिए उसे पहले रामसर कन्वेंशन द्वारा तय 9 मानदंडों में से कम एक को पूरा करना होता है, जैसे कि वो साइट वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल समुदायों को सपोर्ट करता हो, या रेगुलर बेसिस पर 20,000 या ज्यादा वाटर बर्ड का घर हो, या मछलियों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो, या ऐसा प्रजनन स्थल, नर्सरी या प्रवास मार्ग हो जिस पर मछलियां निर्भर हों। किसी वेटलैंड को रामसर दर्जा मिलना संरक्षण प्रयासों, वित्त पोषण और वैश्विक मान्यता को बढ़ाता है और इन फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स का जिक्र होता है जिनकी इकोलॉजी में किसी तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान और मणिपुर की लोकटक लेक शामिल है। इस खबर के महत्व को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल ये पूछा गया था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है। मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। दूसरा विकल्प था, जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उसे आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना चाहिए।
तीसरा विकल्प था आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है तथा इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा विकल्प था कि इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025-26 पेश किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 8वां लगातार बजट था। हालांकि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अभी भी मोरारजी देसाई के नाम पर है। उन्होंने 10 बजट पेश किए थे। परंपरागत तौर पर यूनियन बजट को फरवरी के लास्ट डे पर शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ये परंपरा औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी और लंदन के टाइम के मुताबिक एडजस्ट की गई थी। लेकिन 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस परंपरा को बदलते हुए बजट को पेश करने का टाइम सुबह 11 बजे कर दिया था। संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर जाना जाता है। इसके जरिए सरकार वित्त वर्ष में होने वाले खर्च और प्राप्तियों का विवरण पेश करती है। ये वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक लागू रहता है। 2017 तक सरकार के 2 बजट पेश होते थे, रेलवे बजट और आम बजट। 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ पेश किए जाने का फैसला लिया गया। 2017 से ही बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बजट डिवीजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आता है। आइए अब बजट 2025-26 के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। बजट की थीम विकसित भारत है। वहीं विकसित भारत को परिभाषित किया गया है। विकसित भारत से मतलब है जहां गरीबी न के बराबर हो, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता 100% हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं हो, 100% स्किल्ड लेबर जिसे मीनिंगफुल काम हासिल हो, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% तक हिस्सेदारी हो और किसान भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हों। भारत की इस विकास यात्रा में 4 इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात। इस यात्रा का फ्यूल है सुधार। यात्रा की गाइडिंग स्पिरिट है समावेश और इस यात्रा की मंजिल है विकसित भारत। अब बजट में अनुमानित कुछ आंकड़ों को देखिए। इन्हें अनुमानित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बात वित्त वर्ष 2025-26 की जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। इसलिए सरकार के आंकड़े अनुमानित होते हैं। जैसे उधार के अलावा कुल प्राप्तियां या रिसीट 34.96 यानी 34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय या एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वहीं राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% होने का अनुमान है। कृषि को विकास का पहला इंजन माना गया है। मैंने बताया आपको। कृषि क्षेत्र में हुई घोषणाओं में सबसे अहम है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। इस योजना को राज्यों के सहयोग से शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और लो क्रेडिट पैरामीटर्स वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे तकरीबन 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के मकसद से एक राज्यों के सहयोग से कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम को लॉन्च करने की योजना है। इसमें कृषि में अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या से निपटा जाएगा। सरकार दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के मकसद से तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा अगले 4 सालों तक किसानों से इन दालों की खरीद की जाएगी। ऐसे ही फलों और सब्जियों के उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार किया जा सके। गौरतलब है कि मखाना एक जलीय फसल है जिसे बिहार के तकरीबन 10 जिलों में उगाया जाता है। भारत में उत्पादित होने वाले कुल मखाने में बिहार की हिस्सेदारी 85% के करीब है। ज्यादातर जिले मिथिलांचल से जुड़े हैं। बिहार के मिथिला मखाना को 2022 में ही जीआई टैग से नवाजा गया था। मखाने में कोलेस्ट्रॉल, सोडियम और फैट कम पाया जाता है। वहीं इसमें प्रोटीन और मिनरल्स बहुतायत में होते हैं, इसलिए इसे वेट लॉस के लिए एक आइडियल स्नैक माना जाता है। एक डेटा और याद रखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना भारत में ही उत्पादित होता है और भारत में सबसे ज्यादा बिहार में। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स को लॉन्च करने की योजना है। इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों पर रिसर्च की जाएगी। साथ ही तकरीबन 100 उच्च उत्पादकता वाले बीजों को कमर्शियली उपलब्ध कराने की योजना है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को लॉन्च करने की भी घोषणा हुई है। इसमें कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट को बढ़ाकर 3 से 5 लाख रुपए कर दी गई है।
विकास का दूसरा इंजन MSME को माना गया है। इसके लिए प्रमुख घोषणाओं में माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की बात कही है। 5 लाख रुपए की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए जाएंगे। पहले साल में 10 लाख कार्ड्स जारी करने की बात है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स गठित करने की बात भी कही गई है। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, SC और ST को लोन मुहैया कराने की योजना घोषित की गई है। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन अगले 5 सालों में दिया जाएगा। फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स को फोकस करते हुए एक योजना शुरू करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी। भारत को वैश्विक स्तर पर खिलौनों के निर्माण में ग्लोबल हब बनाने की योजना है। विकास का तीसरा इंजन माना गया है निवेश को। सरकार ने निवेश के लिए लोगों को, अर्थव्यवस्था को और नवाचार को चुना है। लोगों में निवेश के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लॉन्च किया जाएगा, जिससे लोगों के पोषण में निवेश किया जा सके। आने वाले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोले जाने की योजना है। सभी सरकारी स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा की भी घोषणा हुई है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है। साथ ही 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खोले जाएंगे। 2014 के बाद खोली गई IITs में अवसंरचना विकास की बात कही गई है। सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करेगी। 2025-26 तक ऐसे 200 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाने की योजना है। 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR को लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत 2033 तक स्वदेशी तौर पर निर्मित 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन और नेशनल जियो स्पेशियल मिशन को लॉन्च करने की घोषणा है। वहीं निर्यात को विकास का चौथा इंजन माना गया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी BTN की स्थापना की जाएगी, जिसे व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी उन कंपनियों के लिए जो भारत में ही पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं। कर व्यवस्था में नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई व्यक्तिगत आयकर देय नहीं होगा। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% और चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो कि 1 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। ट्रंप ने इस फैसले का कारण अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा और विशेष रूप से फेनेटाइल की अवैध आपूर्ति को बताया। फेनेटाइल से हर साल हजारों अमेरिकी नागरिकों की मौत हो रही है। फेनेटाइल एक शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है जो दर्द निवारक और बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मॉर्फिन से 100 गुना और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा प्रभावी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से यह जानलेवा साबित हो सकता है। इससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसके नीली पड़ सकती है, यहां तक कि इंसान कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। ओपियोइड यानी नशीले पदार्थ वे दवाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से अफीम के पौधे से प्राप्त तत्वों या उनके सिंथेटिक रूपों पर आधारित होती हैं। इनमें दर्द से राहत और यूफोरिया जैसी फीलिंग देने की क्षमता होती है, लेकिन ये नशे की लत पैदा कर सकती है। फेनेटाइल के अलावा अन्य ओपियोइड में ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन शामिल है। USA लंबे वक्त से ओपियोइड एपिडेमिक का सामना कर रहा है, जिसमें लोग दर्द निवारक दवाओं के आदी हो जाते हैं और जब उनकी उपलब्धता खत्म होती है तो वे अवैध ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक 2021 में नशीली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या 1999 की तुलना में 6 गुना ज्यादा थी। 2013 के बाद अमेरिका में सिंथेटिक ओपियोइड से संबंधित मौतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण अवैध रूप से निर्मित फेनेटाइल है। अमेरिका ने फेनेटाइल की तस्करी के लिए मुख्य रूप से चीन और मैक्सिको को जिम्मेदार ठहराया। चीन ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन है। ट्रंप लंबे समय से चीन से आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, क्योंकि USA का मानना है कि चीन फेनेटाइल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2020 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीन से फेनेटाइल और उससे संबंधित पदार्थों की तस्करी इंटरनेशनल डाक सेवाओं और कुरियर कंपनियों के जरिए USA में की जाती थी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि वुहान और शंघाई में कई चीनी कंपनीज ऐसे रसायनों का निर्माण कर रही हैं जिनका उपयोग सिंथेटिक ओपियोइड बनाने के लिए किया जाता है। चीन में निर्मित ये केमिकल मैक्सिको भेजे जाते हैं, वहां पर उन्हें टैबलेट के रूप में बदलकर अमेरिका में तस्करी की जाती है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीनी सरकार इनडायरेक्टली फेनेटाइल उत्पादन को बढ़ावा देती है। ट्रंप का ये कदम फेनेटाइल के इस संकट को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल टैरिफ लगाने से ये समस्या हल नहीं होगी, बल्कि यूएसए को चीन और मैक्सिको के साथ मिलकर नशे की तस्करी को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने और घरेलू स्तर पर नशे की लत के कारणों को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है सार्क, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का गठन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। इसका सचिवालय जनवरी 1987 में नेपाल के काठमांडू में बनाया गया था। यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का समूह है। इन 8 देशों में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और श्रीलंका शामिल है। इसका मुख्य मकसद दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। सार्क में शामिल देश दुनिया के 3% क्षेत्रफल और करीब 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सार्क के तहत कुछ विशेषीकृत निकायों की भी स्थापना की गई है। इनमें सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल यानी सार्को, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सार्क डेवलपमेंट फंड SDF और सार्क रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सार्सो शामिल है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुनेरी गांव के 32.78 हेक्टेयर क्षेत्रफल को राज्य की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह एक नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव स्थल है। गुजरात सरकार ने इस घोषणा के बाद क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रबंधन योजना बनाने का निर्णय लिया है। यह मैंग्रोव स्थल अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां समुद्री जल नहीं आता। यह स्थल भारत में इनलैंड मैंग्रोव का आखिरी बचा हुआ उदाहरण है। यह दुर्लभ है और दुनिया भर में इसे सिर्फ 8 स्थानों पर पाया गया है। इसके संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने उत्तरी अमेरिका में पहली बार एक नए कैंप हिल वायरस की पहचान की है, जो हेनिपा वायरस परिवार से संबंधित है। यह वायरस छछूंदरों में पाया गया है। आपको बता दें, हेनिपा वायरस परिवार के वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं और यह गंभीर सांस के रोग और दिमागी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। हेंड्रा और नीपा वायरस इस परिवार के प्रमुख वायरस हैं, जो उच्च मृत्यु दर के साथ कई प्रकोपों का कारण बने। इन सभी वायरस का इलाज लक्षणों के अनुसार ही किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह मिशन देश के भूस्थानिक ढांचे जैसे कि भूमि, शहरों और पर्यावरण से जुड़े डेटा को विकसित करेगा, जिससे जमीन के रिकॉर्ड आधुनिक होंगे, शहरी योजनाएं सटीक बनेंगी और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स डिजाइन होंगे। भूस्थानिक डेटा का उपयोग पृथ्वी की सतह पर किसी विशेष स्थान से जुड़ी जानकारी को प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस मिशन से स्मार्ट शहरों के निर्माण में मदद मिलेगी और यह उपग्रह तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देगा। यह योजना स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा करेगी और राष्ट्रीय विकास में योगदान करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों में मिसाइलों ने कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हाई स्पीड लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो लो टेम्परेचर वाले ड्रोन की नकल कर रहे थे। यह एक चौथी पीढ़ी का मिनिएचर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय मूल की अमेरिकी व्यवसायी और संगीतकार चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अवार्ड जीता। त्रिवेणी एल्बम प्राचीन वैदिक मंत्रों और वैश्विक संगीत का मिश्रण है, जो कि साउथ अफ्रीकी फ्लूटिस्ट वाउटर केलरमैन और जापानी सेलिस्ट एरू मात्सुमोटो के साथ मिलकर बनाई गई। चंद्रिका टंडन ने पहले भी संगीत में अपनी उपलब्धियों के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन प्राप्त किया था। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख व्यापारिक सफलताएं भी हासिल की हैं और समाज सेवा में उन्होंने योगदान भी दिया है। आइए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित सवालों को पूछने का। पहला सवाल, हालिया बजट घोषणा के मुताबिक मखाना बोर्ड की स्थापना कहां की जाएगी? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? दूसरा सवाल है, संख्या के लिहाज से भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वेटलैंड है? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, पलार नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? लद्दाख, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? सही जवाब है विकल्प सी यानी तमिलनाडु। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर हैं। सही कथनों को चुनना, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।